अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, खुशो खुरम हैं, अपने दिन का आगाज़ जनाब कर चुके हैं। और सर्दी का इंतज़ार तो आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप तमाम लोगों को भी है कि भाई क्यों नहीं जा रही है गर्मी, और अभी भी एसी काफ़ी जगहों पर बंद नहीं हुए हैं। गर्मी का एहसास है, रात दो के ठंडी है, चिल है, लेकिन जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि फ़िज़ा में स्मोक है। इवन मैं भी शाम को जब अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो जो एक हवा में जो एक धुएं का एहसास होना और ऐसा फील होना कि ये एक क्लीन एयर नहीं है, बीमारियाँ आपके घरों में दाखिल हो रही हैं। कोशिशें करनी चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो कोविड भी है और उसके साथ साथ स्मोक भी जो है वो भी सांस की बीमारियों में आजकल के मौसम में शदीद इजाफा कर रही है। बहरहाल जनाब, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाहौर को जो है वो वबाओं का सामना है, तो अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। जनाब, प्रोग्राम में आज क्या होने वाला है? आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं पीडीएम तहरीक में एक बार फिर से जान डालने की कोशिश की जा रही है, तहरीक सर उठाने लगी है, इस पर एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पाक बहरिया ने हिंदुस्तानी आबदोज को किया है नॉकआउट। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। और जनाब, सबसे बड़ी और अहम खबर स्पोर्ट्स की दुनिया से, दुनिया क्रिकेट से जो टाकरा होने वाला है। आज 20 तारीख है और ठीक आज से 4 दिन के बाद पाक भारत टीम आमने सामने होंगे। 24 अक्टूबर को क्रिकेट के मैदान सजेंगे और ये दोनों टीमें, दोनों तगड़ी टीमें ऑब्वियसली मैदान में उतरेंगी। तो काफ़ी जो लोग हैं वो एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस मैच को लेकर। और आपको पता है कि एक बड़ा इवेंट होता है जब भी पाकिस्तान और इंडिया की टीम आमने सामने आती है। अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप हम तमाम लोग जानते हैं कि पूरी आबोताब के साथ जारी है और अभी जो ग्रीन शर्ट्स ने जो वार्म अप मैच किया है उसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है। ताहम जो बड़ा मुकाबला है, नजरें उस पर हैं, उसी के हवाले से बात करेंगे। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जनाब याह्या हुसैनी साहब, सीनियर एंकर पर्सन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। याह्या, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तमाम क्रिकेट शायकीन को 24 अक्टूबर का इंतज़ार है। पाकिस्तान और भारत बड़े इवेंट में, बड़े मार्के में एक ही मैदान में उतरने वाले हैं। कैसे देख रही है इस मुकाबले को और आपको कितना इंतज़ार है इस मैच का? जी नबिया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, और आपको और आपके तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। और आपने जो इंतजार की बात की, डेफिनेटली इंतजार तो है और क्यों नहीं होगा। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी की, जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर हैं, पाकिस्तान की प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं, और वो प्रैक्टिस करके दुबई स्टेडियम से जब निकल रहे थे, उनके हाथ में पानी की बोतल थी। एक बंदा खड़ा हुआ था और उसने पूछा कि शाहीन भाई, एक टिकट मिलेगा आपको इंडिया पाकिस्तान मैच का? तो शाहीन अफरीदी ने ऐसे रिस्पॉन्स किया, उन्होंने फौरन रुके, अपने जेब में हाथ डाला और फिर टटोलने के बाद हाथ बाहर निकाला, खाली हाथ को देखा और उस बंदे को कहा सॉरी यार। तो ये इस वक्त सिचुएशन है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने दिया। और अगर आपका स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, अगर आपकी थोड़ी सी सेवी है ना, तो लोग आपको ऐसे फोन करते हैं, हाँ। एक टिकट चाहिए, एक टिकट ऐसे मांग रहे होते हैं, हाँ। जैसे कोई मसला ही नहीं है। हाँ। और याह्या, सड़कें सुनसान हो जाएंगी यकीनन, क्योंकि काफी देर के बाद पाक भारत आमने सामने आ रहे हैं। अच्छा, चलिए इस तरह बात करते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं दोनों टीम्स के और वीक पॉइंट्स कौन से हैं, हमें कहां से फायदा उठाना होगा, क्योंकि इंडियन जो बैटिंग लाइन है वो खासी स्ट्रॉन्ग है। तो कहां से हमारी टीम जो है, हमारे जो बल्लेबाज हैं या जो बॉलर्स हैं, वो फायदा उठा सकते हैं? भैया, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि 24 तारीख को घबराना नहीं आता है, क्योंकि मैच है और मैच को मैच की तरह लेना है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और जब दो टीमें मैदान में उतरेंगी तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। अगर हम पड़ोसी मुल्क की साइड पर देखें तो वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हैं और वो अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। हम अगर अपने मुल्क की बात करें, हमारे लोग जो है वो अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं और कम से कम इंडिया के मैच में तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं ही नहीं, हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। और अब जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ हाई वोल्टेज मैच का जो एक एटमॉस्फेयर है वो हाई होता जा रहा है, लोगों की तवज्जो बढ़ती जा रही है, लोगों का जो जोश है वो बढ़ता जा रहा है। और आप कुछ दिन के बाद देखेंगे, कुछ दिन के बाद नहीं बल्कि चंद घंटों के बाद अब एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोई तोते से फाल निकाल रहा होगा, कोई भैंसों को लड़ा रहा होगा, कोई जो है वो घोड़े के ऊपर कुछ रख के कुछ कर रहा होगा,
एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, यस। सारे लोग जो है इस वक्त एक्टिव में हो जाएंगे, वो आपको बता रहे होंगे अच्छा सितारों अच्छा का याह्या, हाल। यहाँ पे मज़े की बात ये है क्या जितना इंटरेस्ट हमारे यहाँ या एक्साइटमेंट है, क्या दूसरी साइड से भी उतनी ही एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है? क्योंकि आपका भी इंडियन जर्नलिस्ट और तमाम लोगों के साथ आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन कांटेक्ट रहते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो जो विराट कोहली साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो तो बड़े चिल दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बड़ा नॉर्मल सा मैच होगा और हम इसको कोई बहुत बड़ा मैच तस्वुर नहीं करते हैं। बिल्कुल दोस्त का, और खिलाड़ियों के लेवल पर अगर नबी आप बात करती हैं तो बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। अगर आप शो करने के लिए आती हैं और अगर आप बहुत ज्यादा टेंस हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं किसी चीज के बारे में, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। तो खिलाड़ियों के नुक्ता नजर से तो बिल्कुल मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा, बट एक बार फिर मायूसी है, पड़ोसी मुल्क से अफसोस की बात है, क्योंकि कल हमने देखा कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो कुछ वो नेता जिसको आप कहती हैं, उन्होंने अभी से जो है वो अफसोसनाक बातें करना शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं जी नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ आपको। हालांकि पाकिस्तान ने क्रिकेट को हमेशा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर पर लिया है। मैं आपको अगर 22 साल पहले की बात करूं, 98 में जब शिव सेना ने फिरोज शाह कोटला की पिच को खोल दिया था, उस वक्त भी हमारी टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी। तो ये हाई वोल्टेज गेम है, और अब क्या वो करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अगर आप से मैं ये बात करूं कि स्पोर्ट्स फैटर्निटी की, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा शोज हो रहे हैं, एक्स क्रिकेटर जो है वो अपनी टीमों को बैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंडिया के मैच का यही एक हुक्म है कि वो कहते हैं ना कि ईद से पहले चांद रात। तो अब लोगों का जो है वो टाइम है, एक्स क्रिकेटर्स का टाइम है, मैच से पहले वो अपना खेल खेल रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं। और 24 तारीख को फिर मैदान में मैच होगा। 1 घंटा 20 मिनट पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, 1 घंटा 20 मिनट इंडिया ने बैटिंग करनी है, और करीबन कुछ 3 घंटे का मैच है। और 3 घंटे के मैच के बाद या तो हार या फिर पार। अच्छा, लास्ट टाइम की अगर बात की जाए याह्या, तो अगर मुझे याद पड़ा है, यू कैन करेक्ट मी, कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को नॉक आउट किया था। तो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, पाकिस्तान के खुफिया हथियार क्या हो सकते हैं इस बार? देखिए नबिया, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जो पाकिस्तान एजबेस्टन बर्मिंघम क्रिकेट ग्राउंड पर हार गया था पहले ग्रुप मैच में इंडिया से। तो बड़ी बातें हो रही थी, बहुत ज्यादा टीम को उड़ाया गया था, लेकिन फिर 18 जून 2017 को लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल में हमने भारत को धूल चटाई थी, भारत की टीम को शिकस्त दी थी, जिसमें धवन थे, जिसमें रोहित शर्मा थे, जिसमें कोहली थे। और वो टीम जो है वो पाकिस्तान से हार गई थी, एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने उनको हराया था। और फाइनल मैच में पाकिस्तान ने उनको हराकर ट्रॉफी जीती थी, और बड़ी डिफरेंट किस्म की मीम्स बन रही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी ने लिखा कि जनाब धोनी ने सुबह अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी आज आपने मुझे चाय जो है वो कप के बजाय जो है वो प्लेट में दी है, तो उन्होंने कहा कप जो है वो आपके अब्बू लेकर चले गए। तो इस तरह की मीम बहुत ज्यादा आई थी। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की वीकनेस क्या है, देखें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जब ग्राउंड में दो टीमें उतरेंगी ना, ये बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि अच्छा, अगर हम लोग बात करें दुबई की पिच की भी, तो क्या वो पाकिस्तान के फेवर में होगी? पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और खासकर रमीज राजा साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये मैच होने जा रहा है। तो कुछ तब्दीलियां भी आई हैं, आपको लगता है कि ये भी पाकिस्तान के फेवर में होंगी? देखिए, आपसे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो हमारी ये बात हुई थी कि रमीज राजा बातें बहुत कर रहे हैं, वो नाम के भी राजा है और गुफ्तार के भी राजा बन गए हैं। तो अगर आप रमीज राजा की ज़बानी करेंगे तो पाकिस्तान मैच जीत गया है। फिर उन्होंने बातें इतनी कर ली, उन्होंने बातों में हरा देना है उन्होंने। लेकिन हम बातों से नहीं जीतेंगे, आप परफॉर्म करके जीतेंगे। आप जहां तक दुबई की पिच की बात कर रही हैं, पिच जो है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जनाब स्पिन बॉलर्स को ये पिच जो है वो हेल्प करेगी। और अभी आईपीएल का फाइनल जो है वो चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर जो शाहरुख खान की टीम है उसके दरमियान हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच था। तो देखें, अगर छक्के चौके लगेंगे इस मैच में तो ही लोगों को मजा आएगा। विकेटें उड़ेगी तो लोग ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे। T20 क्रिकेट है, 1 घंटा 20 मिनट, जिस तरह मैंने कहा, एक इनिंग है और 120 गेंदों की एक इनिंग है। तो डेफिनेटली हाई वोल्टेज गेम है। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बात कर रहा था, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, नबीर, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो ये चीजें साइड में चली जाती हैं, क्योंकि फिर होती है आसाब की जंग, फिर होती है दिल का मामला। और जो हल्का दिल का हुआ, जो आसाब मजबूत ना रखने वाला हुआ, वो गया ग्राउंड में, उसका काम नहीं है। अच्छा याह्या, शोएब मलिक का भी जो है वो प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी लास्ट वर्ल्ड कप, तो उनकी परफॉर्मेंस पर भी दुनिया क्रिकेट और शायकीन नजरें जमाए बैठे हैं।
आप शोएब मलिक के घर का भी तो मामला देख लेना। वो खेल पाकिस्तान से रहे हैं और उनकी जो एहलिया है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं एक बार फिर वो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम में मौजूद है और मैं उनको बड़ा हाई रेट कर रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके साथ मोहम्मद हफीज, 2 एक्स फैक्टर्स टीम पाकिस्तान में बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं। और कल मैं देख रहा था कि हमारे एक्स क्रिकेटर भी यही बात कर रहे थे कि जी शोएब मलिक का टीम में आना खुश आएंगे। अब बिल्कुल आप दुरुस्त हमारी है, टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बहुत से लोगों का ख्याल ये कि यार ये कहाँ से टीम में आ जाते हैं, ये कहाँ से टीम में जो है वो तकलीफ पड़ते हैं जब टूर्नामेंट आता है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। समझता हूँ इस टूर्नामेंट के वाले से बुनियादी वजह ये है नबिया कि ये टूर्नामेंट यूएई में खेला जा रहा है, लो बाउंस पिचेस होती हैं और इन पिचेस के ऊपर शोएब मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड खासा बेहतर है, तो वो टीम में वैल्यू ऐड करेंगे। और हमारी बेस्ट पिचेस है, शोएब मलिक हो, हफीज हो, बाबर हो, रिजवान हो, जो भी परफॉर्म करे पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो। जी हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस हैं विद शोएब मलिक एंड ऑल द अदर प्लेयर्स। जाया अब मुझे बताएगा कि जो हिंदुस्तान है और जो पाकिस्तान है ये हमें हमेशा बड़े इवेंट्स में ही क्यों दिखाई देते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पर कभी क्यों नहीं खेलते हैं? क्या इसका सारा जिम्मेदार जो है वो भारत आपको दिखाई देता है या पाकिस्तान भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है? क्या वजह क्या है? बड़ा अच्छा सवाल किया नबिया आपने। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जी हमेशा पाकिस्तान ने जो है वो पॉजिटिव इंटेंट शो की है, हमेशा पाकिस्तान ने क्रिकेट को सियासत से अलग रखा है। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2013 में सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था जब चौधरी ज़रका अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। 2016 में दोनों मुल्कों के जो दरमियान कशीदगी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में भेजा। और शाहिद आफरीदी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ ये जुमला जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद बहस बना। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान से ज्यादा भारत में जो है वो लोगों से प्यार मिला। वो क्रिकेटिंग अंदाज में बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि आप ये भी मानती हैं, ये भी जानती हैं कि बड़ी तादाद में हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं जो पाकिस्तान टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो करते हैं। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। और जहां तक आप बात कर रही हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मुकाबले क्यों नहीं होते, तो नबिया ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो आईसीसी इवेंट है अब सिर्फ यहीं तक पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट महदूद होकर रह गई है। लेकिन बायलैटरल सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी हुकूमत के इन्फ्लुएंस में है और डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यहाँ पर अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकती अगर आपकी हुकूमत आपको इजाजत नहीं देती। लेकिन हमेशा से हमारी एजेंसीज हो, हमारी फौज हो, हमारी इदारे हो, हमारी हुकूमत हो, उन्होंने हमेशा क्रिकेट को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को भारत खेलने के लिए भेजा है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत का रवैया जो है वो खेल के मैदान में भी बहुत ही मायूस कुन है, बहुत ही अजीबोगरीब है। इस मैच के बाद और इस टूर्नामेंट के बाद जो अमन और दोस्ती के जो रास्ते हैं वो मजीद हमवार होंगे, आसान होंगे थ्रू क्रिकेट। थैंक यू सो मच चाहिए आपने न्यू पाकिस्तान वक्त निकालने के लिए, शुक्रिया जनाब। और इंशाल्लाह जनाब जीत पाकिस्तान की होगी और कोई और मैच देखे या ना देखे हम पाकिस्तान और भारत का मैच 24 अक्टूबर को जरूर देखेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत की एक और जो ओछी हरकत है, कोशिश है, उसको नाकाम बना दिया है हमारी पाक बहरिया की काबिशों की वजह से। भारत ने जो खित्ते के अमन को खराब करने की एक और बार कोशिश की है, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम है जनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी मर्तबा भी हाथ आगे बढ़ा ले, मेरे ख्याल से भारत शायद दोस्ती निभाना ही नहीं जानता है और भारत को कभी भी अच्छा हमसाया शायद बनना आया ही नहीं। और एक और होची कोशिश की गई है इस खित्ते के अमन को ख़राब करने की भारत की जानिब से, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में भारत ने भारतीय आबदोज घुसाने की जो कोशिश की है, हमारी पाक बहरिया नेवी ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। इसी के ऊपर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, एनालिसिस लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। मुझे बताइएगा सर कि भारत जो बार बार पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में घुसने की कोशिश कर रहा है, मुसलसल ये तीसरी कोशिश है, पहले 2016 में, देन 2019 में और अब 2021 में तीसरी कोशिश की गई है। क्या ये कोई कार्रवाई किसी मकसद को हासिल करने के लिए कर रहा है या फिर पाकिस्तान की हमारी जो पेशा वराना सलाहियत है उसका जायजा लेने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है?
पेशा वाराना सलाहियत का जायजा तो भारत पाकिस्तान का ले चुका है। जब बालाकोट में उसने आके रात के अंधेरे में, जब आसमान था उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहरे बादल थे, और जब उनकी एयरफोर्स ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जी आज हम नहीं जा सकते क्योंकि बादल बड़े गहरे, उसने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, बादलों के अंदर जहाज छुप जाएंगे। और आके उसने बालाकोट को क्रॉस करके वहां पे कुछ कव्वे मारे, वापस चला गया। उसके बाद आपने प्रोफेशन देखा कि क्या होता है। प्रोफेशन ये होता है कि DGISPR ने इंटरनेशनल चैनल्स को एड्रेस करते हुए कहा, इंटरनेशनल दुनिया को बताया कि वी विल हिट यू बैक, हिट एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। अपना टारगेट चुनेंगे, अपना टाइम चुनेंगे। और दिन के अंधेरे, भारत चोरों की तरह रात के अंधेरे में आया था ना, और अभी अंडर वाटर आया है, तो दिन के अंधेरे में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जाके उनके 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 इलाके के अंदर, नौशेरा के इलाके में एक ऐसा टारगेट हिट किया जहां पे इंडियन आर्मी चीफ बैठा हुआ था। अब इससे आप अपनी हमारी इंटेलिजेंस प्रोफेशन का भी अंदाजा लगा लें, और आप इसके बाद एयरफोर्स की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उसका भी अंदाजा लगा लें। 2 जहाज मारे, एक पाकिस्तान गिरा, एक इंडिया में गिरा। इंडिया ने कंफ्यूजन में अपना ही एक हेलीकॉप्टर हिट किया अपने ही मिसाइल से। यहां से आप उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगा लें। तो जहां तक तो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, वो तो पाकिस्तान डिस्प्ले कर चुका है, जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। और जब इंडिया ने रफेल लिए तो गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया कि अब हमारे पास रफेल आ गए हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने उसके जवाब में लिखा कि इनको संभाल के रखना, बॉर्डर ना पार करने देना, अदरवाइज इनका वो हाल होगा जो पहले वालों का हुआ था। और दुनिया ये कह रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा आर्टिकल कि पाकिस्तान के सारे F-16 सलामत हैं, कोई F-16 जो है वो डैमेज नहीं हुआ, F-16 वाले या मुआयना करने हैं। तो ये है पाकिस्तान की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी की रिकॉग्निशन। और जो पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, दुनिया उससे वाकिफ है। और जो है भारत ने जब भी कोशिश की है सर, हमेशा भारत को मुंह की खानी पड़ी है, और पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने भारत को कैसा जवाब दिया है। लेकिन 5 नवंबर 2019 को भी पाक बहरिया ने पाकिस्तान की समंदरी हदूद में जो भारतीय आबदोज घुसाने की कोशिश की, दाखिले की कोशिश की पाकिस्तान ने, एक तो उसको नाकाम बनाया, अब फिर कोशिश की गई है आफ्टर 2 इयर्स। तो जो एक तीसरी कोशिश है, क्या भारत जो है वो सी पैक की समंदरी तिजारत में रुकावट पैदा करना चाहता है? आपको ऐसा लगता है? और मैं ये मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रही हूँ। भारत तो बहुत कुछ चाहता है। भारत के अंदर इस वक्त एक दहशतगर्दाना, हिटलराना, मैसोलिनी रिलेटेड, मजहबी दहशतगर्दी पे मुबलिक, एक्सट्रीमिज्म पे मुबलिक नहायत ही थर्ड क्लास किस्म की इस वक्त जो है क़यादत मौजूद है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके साथ कुछ गमाश्ते हैं जिन्होंने बचपन से दहशतगर्दी पढ़ी है, प्रीच किया है, फाइनेंस किया है, RSS के मेंबर हैं। वो RSS जिनसे गांधी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। जो पार्टी अपने बाप को मार दे, उससे आप अच्छाई की अगर तवक्को करेंगे तो हम गलती कर रहे होंगे, वो गलती नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के सी पैक को भी हिट करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर शीपिशली अंडर द वाटर, अंडर द कवर ऑफ द डार्कनेस, रात के अंधेरे में पानी के नीचे छुप के, घाटियों के नीचे छुप के पाकिस्तान को डैमेज भी करना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा था कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती किस तरह। जिस शख्स को ये ना, जिस मुल्क में बीजेपी का लीडर ये कहे कि न्यूक्लियर ताबकारी से बचने का तरीका है कि गाय का गोबर जब बदन पे लगा लो, उस किस्म की थर्ड क्लास सियासत से, उस किस्म की एवरेज पॉलिटिक्स से जो लीडर नहीं है, जो एक वो लोग हैं जो आपको मोहल्ले और गांव के किनारे पे खड़े होकर आवाजें मार रहे होते हैं, और जब कोई बड़ा आदमी आके थप्पड़ मारता है, जैसे चाइना ने भी उनको गलवान वैली में मारा, उनके लोगों को गिराया अपना दरिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी ने आके झूठ बोला कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के खिताब ने कहा चाइना ने हमारी सीमा पार नहीं की है। यहां से आप नरेंद्र मोदी के झूठ, कमीन की जिलालत और उसके अंदर जो भरी हुई है दहशतगर्दी, उसका अंदाजा लगाइए। अब इसमें हमारा जवाब बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आप याद रखिएगा, तारीख में थोड़ा पहले जाइएगा कि अपना 2016 की बात है कि इंडिया ने अब अपना हमारा 1999 की बात है कि इंडिया ने हमारा एक नेवी का जहाज जो रन ऑफ कच्छ में एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था अटलांटिक, वो फ्लाई कर रहा था अपने इलाके के अंदर। और अपने इलाके के अंदर फ्लाई करने इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद फॉरेन जर्नलिस्ट को वहां ले जाया गया,
उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान का जहाज अपने इलाके के अंदर था, इंडियन मिग ने उसको हिट किया हमारे इलाके में, अपने इलाके में रहते हुए स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से। उससे हमारे 12 जवान शहीद हुए, हमारा जहाज को नुकसान पहुंच गया। हमारे यहाँ जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब नेवी एयरफोर्स आर्मी ने कहा कि हम इसका बदला लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और कंपनसेशन क्लेम करेंगे। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर गए, उन्होंने आपके ऊपर इतना नेगेटिव जवाब दिया, उन्होंने कहा यहाँ से निकल जाओ बाहर, हमारा इस चीज के ऊपर कोई ज्यूरिसडिक्शन। तो जब आप पैसिव होकर चीजों को डील करते रहेंगे एट दी स्टेट लेवल, तो इंडिया फिर यही करेगा। उससे किसी अकलमंदी की तवक्को ना, वो दहशतगर्द हैं। एग्जैक्टली सर, मैं इसी बात पे आना चाह रही हूँ कि जो भारत की जानिब से अगर बार बार इस तरह की कोशिश की जा रही है, वहाँ लिंचिंग फरोग कर रही है, वहाँ औरतों की आबरूरेजी करी जा रही है, बस की सड़कों के ऊपर लोगों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस को जलाया जा रहा है, दलित के ऊपर जो है उनको कुत्तों से तशबीह दी जा रही है, उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो एक निहायत ही जो गैर मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर, जिसको एक निहायत ही झूठा प्रोपेगेंडिस्ट और एक ही गूदी मूदिया सपोर्ट कर रहा है, जहां पे अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग हैं जिनके ऊपर ये जुर्म है कि उन्होंने एक औरत को खुदकशी करने पे मजबूर किया। वहां की औरतें जब टीवी पे प्रोग्राम कर रही होती है, लगते हुए हिस्टेरिकल हैं, इनको घर से किसी ने जूते मार के बाहर निकाला हुआ है कि जाओ जाके चीखो बाहर, और पाकिस्तान के ऊपर। तो जब इस किस्म के मीडिया के साथ सपोर्टेड होगी एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, एक हिटलराना गवर्नमेंट, एक आरएसएस की वो गवर्नमेंट जिसके शाखा में लोग जब पलते हैं तो उनको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बाले लेके हाकिया लेके कहा जाता है कि लोगों को मारो, स्ट्रीट पे जाके मारो। यहाँ पे बीजेपी गांव के अंदर मुसलमानों को रहने नहीं दे रही है। उनके अभी बीबीसी ने अपने डॉक्यूमेंट्री चलाई है जिसमें बीबीसी ने दिखाया है कि मुसलमानों के घरों को किस तरह जलाया गया, और बीबीसी ने यह दिखाया है, मैं नहीं कह रहा, बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है कि पुलिस मुजाहिरीन के साथ मिलके, और वहां मुजाहिरीन इंटरव्यू देते हैं कि हमें पुलिस ने पत्थर प्रोवाइड किए थे, वो पुलिस है वो हिंदुओं के साथ मिलके मुसलमानों के घरे पर हमला कर रही है, जहां ना कोई रूल ऑफ लॉ है मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए। तो जब अपने मुल्क के अंदर पुलवामा के अंदर वो अपने फौजियों को इसलिए मरवा सकता है, और अमित शाह की टेप लीक हुई, इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि वो एक दहशतगर्द से बात करते हुए कहता है कि कुछ फौजी मार दो ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं। अब जो पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए उन फौजियों को खून करवा रही है, उन फौजियों को खून पी रही है जो सरहद पे ड्यूटी देते हैं, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? आप उन ड्रामाबाजों से क्या तवक्को कर सकते हैं? आप उन दहशतगर्द अमित शाह से क्या तवक्को करते हैं? सर, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? भारत का जो ये जंगी जुनून है, चूंकि ये काबू नहीं आ रहा है, तो इसका नुकसान तो खुद भी होगा ना उनको। आखिरकार जो मोदी की जो दहशतगर्दी है वो सिर्फ ना तो माइनॉरिटीज के लिए जमीन तंग कर रही है, बल्कि खुद भारतीयों के लिए भी जमीन तंग कर रही है। का आलम उसके अपने मुल्क के अंदर, लेकिन चूंकि हिंदुत्व के एक एक्सट्रीमिस्ट जज्बात को वो बांटता है, मजहब को बेस बना के दहशतगर्दी करता है। दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी की तरगीब नहीं देता। इंडिया के अंदर भी आम हिंदू और इंटेलेक्चुअल सोच रखने वाले लोग उसके ऊपर निहायत ही दुख्ताचीनी कर रहे हैं। अभी वहां पे एक फिल्म एक्टर के बेटे के साथ जो कुछ हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था, उसको जिस बंदे ने गिरफ्तार किया, वो इंडिया का मीडिया कहता है कि वो बंदा गिरफ्तार करने वाला वो ड्रग एजेंसी का आदमी नहीं था, वो बीजेपी का लीडर था। तो जब आप इतना नीचे गिर जाएं, जब आप अपने पांव से भी नीचे गिर जाएं, जब अपनी जात से भी नीचे गिर जाएं, जबकि आपके अंदर शर्म ना हो, जब आपके अंदर हया ना हो, जब आपके अंदर कोई चेक ना हो, जब आप औरतों की आबरूरेजी की तरगीब देना चाहते हो, और दुनिया ये चीज लिखे और प्रोफेसर दुनिया के इंटेलेक्चुअल ये लिखे कि इंडिया जो है वो वैली के अंदर रेप को एक दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सर मुझे यहाँ पे वक्त लेना है, वक्त हुआ है ब्रेक का, मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे आज के प्रोग्राम और ट्रांसमिशन के लिए। जनाब पढ़ेंगे प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब, जिसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और
कोविड की सिचुएशन कुछ अगर बेहतर हुई है तो डेंगू ने सर उठाना शुरू किया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोविड जो है उसका ख़तरा टल चुका है या वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया है, वैक्सीनेशन भी नहीं लगवा रहे हैं कि नाउ देयर इज़ नो कोविड। इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि कोविड का जो इस वक्त ग्राफ है वो किस तरह से पाकिस्तान में कितनी बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाह मैम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त का स्टेटस है पाकिस्तान में कोविड का, इट सीम्स कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है और होपफुली इंशाल्लाह ताला ये फिर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एहतियाती तदाबीर स्पेसिफिकली वैक्सीनेशन को ना बढ़ाया और अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना किया और अपने हाइजीन जो हमने पहले बताए थे कि मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग को पे ना अमल किया, तो खुदा न खास्ता हम एक और वेव की जद में भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस कि हम स्पेशली वैक्सीनेशन करवाएं अपनी पॉपुलेशन को जो कि रहती है, और उसमें कोई देर ना करें और अपने जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर इरफान, एक बड़ा आम रवैया लोगों की जानिब से देखा गया है, ऑब्जर्वेशन में आया है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली उन्होंने मास्क का इस्तेमाल छोड़ दिया है, तो इज इट सेफ? नो नॉट सेफ। देखिए, इट डिपेंड अपॉन कि कितने परसेंट आपने पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी। मैं एज अ होल पाकिस्तान की वैक्सीनेशन की बात करूंगा, लाहौर की स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा। तो पाकिस्तान की टोटल वैक्सीनेशन जो है इस वक्त फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं ऑलमोस्ट 20%, और हमें अच्छी वैक्सीनेशन के लिए 70% क्रॉस करना है। सो यू कैन फील द गैप, इसके बीच में कितना गैप एग्जिस्ट करता है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अराउंड 40-45% होगा। तो अभी भी हमने 30 to 35% लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो जब तक आपकी 70% पॉपुलेशन प्लस वैक्सीनेट नहीं होती, आप सेफ जोन में एंटर नहीं होते। अभी गैप बहुत बड़ा है और अभी टाइम ये है कि हम ये अल्लाह ताला हमें 4 से 6 हफ्ते दे तो हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवा लें। तो जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वैक्सीनेशन करवाएं, इररिस्पेक्टिव जो भी अवेलेबल है। इन चक्रों में ना पड़े कि ये होगी तो हम करवाएंगे, ये है तो हमने नहीं करवानी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो हैं अपनी वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट होने के बाद जो बूस्टर शॉट्स लगवा रहे हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा आप। देखिए, ये उन ममालिक में हम बात ज्यादा करते हैं जो पहले अपनी पॉपुलेशन को जिनको रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन थी उनको लगवा चुके हों, तो फिर तो हम जरूर कहते हैं उनको बूस्टर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हमारी रिकमेंडेशन ये जरूर है कि हेल्थ केयर वर्कर स्पेशली, और वो लोग जो हाई रिस्क हैं अबव द एज ऑफ 60, जिनको कोई लिवर का मसला है, किडनी का मसला है, उनके लिए बूस्टर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और वो मिक्स एंड मैच करके लगाया जा सकता है बूस्टर शॉट, या वो जो आपने वैक्सीनेशन लगवाई है उसी का लेना पड़ेगा? आइडियली इज मिक्स एंड मैच, बट अगर आप उसकी भी लगवा लें तो नॉट बैड। आइडियली इज मिक्स एंड मैच, कोई खतरा नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता कोविड की सिचुएशन का, कोई नई वेव का तो खुदा ना खास्ता खतरा लाहक तो नहीं होगा? देखिए, जब आप और हम बात करें तो इस वक्त यूके में सडन सर्ज आई है, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, और वो डेल्टा प्लस के नाम से एक वेरिएंट पे नजर रखे हुए हैं। और अच्छी बात यह है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे तो अभी तक उसमें डेथ उतनी नहीं पहुंची जितनी हमने पहले देखी है। तो इसका मतलब है हमें मेंटली रेडी होना चाहिए कि अगर हम वैक्सीनेशन करवा भी लें तो कोई ना कोई वेव आ सकती है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उसका आउटकम बेहतर हो सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान मलिक फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। और कोविड भी है जनाब, डेंगू भी है, स्मोक भी है, तो इस वक्त काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एहतियात करें, परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हरगिज़ जो है मास्क से मुतल्लिक लापरवाही ना बरतें, ताकि आप डेंगू की वबा से या स्मोक से या कोविड से बच सकें। इसके साथ जनाब प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का। हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में सेगमेंट्स और गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और बड़ी हैपनिंग हो रही है पॉलिटिकल, आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। पीडीएम तहरीक ने हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा फिर से एक्टिव होने का जो है वो फैसला किया है और ऐलान किया है। देखते हैं कि जो पीडीएम की तहरीक है वो कितनी मौसर होगी इस बार। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क भर में एहतजाज होगा, रैलियां निकाली जाएंगी, पहिया जाम हड़ताल की जाएगी और बात लॉन्ग मार्च तक भी जाएगी। इसी बारे में चंद सवाल करेंगे, एनालिसिस सामने रखेंगे आप
आपके हमारे साथ जनाब जो मौजूद है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, अता तारड़ साहब मौजूद हैं और अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारड़ साहब, पहले आपके जानिब रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, बताइएगा कि पीडीएम तहरीक का घोड़ा जो थकावट का शिकार हो चुका था, आपको लगता है कि आप फिर से ताजा दम हो गया है या हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पीटीएम ने पिछले 1.5 साल के अंदर आई थिंक काफी सपोर्ट मास्टर की है ऑन ग्राउंड, और इसमें सबसे बड़ा इशू जो आजकल महंगाई का है, अवाम के जज्बात की तर्जुमानी, अवाम के मंगों की तर्जुमानी, क्योंकि इस जाली और इस झूठी तब्दीली सरकार ने आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। और हम जहां जाते हैं ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा, आप यकीन मानिए कि हर बंदा पब्लिक में आप जाएं तो वो कहता है जी इनसे जान कब छुड़वा रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, आटा, चीनी और हुक्मरानों की बेइज्जती देख जी तारड़ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? तारड़ साहब के आई गेस के शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं एक बार जानना चाहूंगी क्या मुतालबात है सर इस बार? देखिए, मुतालबात बड़े सिंपल हैं कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और इसका एक दिन भी इक़्तिदार में रहने का जवाब नहीं बनता। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, मामला गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है और ये हुकूमत, इसको आम आदमी के मसाइल का बिल्कुल अदराक नहीं है और ये तमाम एहतजाज जो हैं ये महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ हैं। और इंशाल्लाह जब भी लॉन्ग मार्च का फैसला होगा या एक बड़े मुजाहरे का फैसला होगा जी, उसमें इंशाल्लाह अता साहब, तारड़ साहब, आपसे मेरा एक सादा सा सवाल है, मेरा एक सादा सा सवाल है, अवाम की तरफ से ये सवाल है कि जब भी हुकूमत या ऑपोजिशन या कोई इस तरह की तहरीक वगैरह आती हैं तो हमेशा पहिया जाम हड़ताल के बारे में कहा जाता है, धरने किए जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, मुल्क भर में एहतजाज होगा। इससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ता है? आम आदमी पिस के सर रह जाता है इन सारी बातों के अंदर। पहिया जाम हड़ताल अगर होगी तो लोग जो हैं वो सफर करेंगे, आप नहीं समझते? मेरा ये ख्याल है कि जो आज हालात हो गए हैं और पेट्रोल जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है और इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा कारोबार कोई नहीं है, वो सच कहते थे कि उनका कारोबार कोई नहीं और उन्होंने किसी का कारोबार रहने भी नहीं दिया। तो बात ये है कि अवाम को जो ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है और इमरान खान साहब और इनकी जमात का इक़्तिदार में रहना एक एक दिन पाकिस्तान पे भारी है। तमाम आदादो शुमार, वो महंगाई हो, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, वो इकोनॉमिक की पॉलिसी हो, वो सब नीचे की तरफ जा रहे हैं और डॉलर देखिए जो बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है, रुपया इतना कमजोर हो गया है कि तारीख में कभी नहीं हुआ था। तो आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होंगे और अगर इसके खिलाफ आवाज ना उठाई गई तो मैं समझता हूं कि ये इस मुल्क के साथ जाती है, मुल्क के अवाम के साथ जाती है और भरपूर एहतजाज करना। और ये रिवायती ऑपोजिशन का एहतजाज नहीं होगा, इसमें तमाम जो शोबा है जिंदगी हैं, वकला हो, ताजिर हो, सिविल सोसाइटी हो, बिजनेसमैन हो, हर शोबा है जिंदगी से लोगों को इसमें शामिल करेंगे और इंशाल्लाह ये मौसर एहतजाज होगा और इन हुक्मरानों को ये एहसास दिलाएंगे कि अवाम जो है वो गुर्बत में पिस के रह गए हैं और ये बेहिस लोग, इनको अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, अच्छा सर बताइएगा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी आपकी जानिब से एतराजात रखे गए हैं, जबकि इसमें जो चंद बातें हैं जैसे कि 6 माह में केसेस का फैसला और चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महदूद करना, क्या ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं फैसला? देखिए, इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में एक तो जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर मुमलिकत और वजीर आजम को दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि आप अपना मालूम जब्बा का केस क्लियर करवा लें, आप हेलीकॉप्टर केस क्लियर करवा लें, फॉरेन फंडिंग पे आप स्टे ले लें, आप हर अपने केस में BRT पेशावर पे आप उसे कहीं सीधा इराज में रखा जाए और स्टे ऑर्डर्स पे उसको चलवाएं और फिर जब ऑपोजिशन के केसेस की बारी आए तो आप कहेंगे कि जज भी हम अपॉइंट करेंगे। तो एक तो ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। दूसरी बात ये है कि चेयरमैन नैब की तैनाती पर भी
जो इसके अंदर शिक डाली गई है कि मौजूदा चेयरमैन अगले चेयरमैन की तैनाती तक कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट को एक सहारा मिल गया है कि वो मौजूदा चेयरमैन नैब को जब तक चाहें इसमें कंटिन्यू करवा सकते हैं। एक तो ये बात है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो मजीद इसमें शिकें डाली हैं, अपने तमाम केसेस में इन्होंने एनआरओ लिया है, और वो चाहे आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, वुज़रा को इस्तिस्ना दिया गया है। ठीक है। अच्छा सर, एक और हाँ, एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और मैं उस पर आपकी ओपिनियन और राय लेना चाहूंगी। ये जो ई वोटिंग का सिलसिला है, इस पर क्यों एतराज़ात उठाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में क्यों एतराज़ात सामने आ रहे हैं? आपको नहीं लगता, तो पहले से बातें होती है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का जो है वो सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में अगर एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब आरटीएस बैठा 2018 के इलेक्शन में, टेक्नोलॉजी पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे देखिए, आपने अगर फैसला करना है तो आपने ये देखना है कि किन किन ममालिक में ईवीएम्स मौजूद हैं और उन ममालिक का तजर्बा कैसा रहा है। अगर आप देखें तो 31 ममालिक में ये मामला शुरू किया गया था, सिर्फ 11 ममालिक इसको फॉलो कर रहे हैं और वहां बड़े मसले मसाइल हैं। और इस पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये इलेक्टोरल ऑर्डिनेंस आया था और ये बिल की शक्ल में जब ले किया गया और इसको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने कंसिडर किया, वहां पे पीटीआई ने इस पे गुफ्तगू से इज्तनाब किया और उन्होंने इसकी शिकें जो हैं, और जिसमें इन्होंने अपने जाती फायदे के लिए एक फैसल वाडा साहब के लिए शिक डाली गई थी और कई और शिकें हैं जो इन्होंने अपने लोगों को फायदा देने के लिए डाली हैं। एक तो इन्होंने हुकूमत नाकाम रही एक ग्रेटर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, जो इनको करना चाहिए था। और ईवीएम्स के ऊपर बड़े तहफ्फुज़ात हैं उसकी शफाफियत पे। अगर इंटरनेट ना भी हो, एक एल्गोरिदम होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, उसको हैक किया जा सकता है, उसको फॉल्टर किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे तहफ्फुज़ात हैं, जब तक इस पे कोई ग्रेटर कंसेंसस की फिजा नहीं बनेगी और टेक्निकल माहिरीन से ब्रीफिंग नहीं ली जाएगी और इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात नहीं दूर किए जाएंगे, तब तक हम ये समझते हैं कि ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, और आप अपना एनालिसिस सामने रख रहे थे। मुतालबात के हवाले से भी आपने बताया। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है नियो पाकिस्तान में अली गौहर बलोच साहब ने। उनसे भी जनाब कुछ सवाल करते हैं। बलोच साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि क्या वजह है कि जो पीडीएम है वो अब तक एक मुतासिर कुन तहरीक नहीं साबित हो सकी? क्या रीजन है? आपकी आवाज कुछ अटक अटक के आ रही है। जी सर, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? मुझे सही आ रही, लेकिन आवाज आपकी स्किप करती है दरमियान में। अच्छा सर, बताइएगा, मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा जो है वो ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अब हम एहतजाज करेंगे, मुल्कगीर हड़ताल करेंगे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे और रैलीज भी निकाली जाएंगी। क्या समझते हैं आप इस पर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सूरत-ए-हाल है, देखें पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हुए, बल्कि ये जो मतलब है कि पाकिस्तान के इस्तेसाल जब शुरू हुआ, वो इस इलेक्शन से भी पहले की कहानी है। जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जब पाकिस्तान में तरक्की का दौर चल रहा था, जब पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो रही थी, जब ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, तो जी बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे आवाज आ रही है। बलोच साहब, एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। जी, खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब लंदन पहुंच गए हैं, वहां पर अहम मेल मुलाकातों का जी अहम मेल मुलाकातों का सिलसिला होने जा रहा है जहांगीर तरीन साहब से। क्या आपके पास खबर है किससे मुलाकात होने जा रही है तरीन साहब की? आवाज आ रही है आपको? जी गौहर साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? अली गौहर बलोच साहब को जी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हमारी टेक्निकल टीम इसको फिक्स करेगी। तब तक हम एक वक्फा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब प्रोग्राम को हम बढ़ाएंगे आगे। आप रहिएगा साथ।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ जनाब इस वक्त अली गौहर बलोच साहब शामिल गुफ्तगू है। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और जनाब जो पीटीएम तहरीक ने हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा फिर से एक्टिव होने का फैसला किया है, जो ऐलान किया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कहना है कि अब जो है मुल्की एहतजाज किया जाएगा, रैलीज निकाली जाएंगी, पहिया जाम हड़ताल होगा और बात लॉन्ग मार्च तक पहुंचेगी। अली गौहर बलोच साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि पीडीएम अभी तक इतनी मुतासिर कुन तहरीक क्यों नहीं बन सकी, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीटीएम एक बहुत बड़ी मुल्क की तहरीक है। ये एक आज़ादी जमहूरियत के लिए और शफाफ इलेक्शन के लिए एक जद्दोजहद का नाम है पीटीएम। देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपके सवाल के पस मंजर में मुझे आपको वो हालात भी बताना पड़ेंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और जब उनको नाअहल करार दिया गया और जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश तैयार की गई। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था और जब उनके खिलाफ धरने करवाए गए, जब धरने वालों में पैसे बांटे गए, ये सारा कुछ ड्रामा पूरे पाकिस्तान की अवाम ने देखा। उसके बाद जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट लाई गई, जो कि मतलब है कि खास मुख्तदर हल्कों की सपोर्ट की वजह से मर्द वजूद में आई। 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद आपको पता है इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया गया और तमाम अपोजिशन पार्टीज ने मुश्तरका तौर पर इन इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात काबिल जिक्र है कि इन 3 सालों के अंदर जबकि सियासी इंतशार तो इस हुकूमत के आने के साथ ही शुरू हो चुका था, पाकिस्तान रोज बरोज मुआशी बहरान की तरफ बढ़ता गया। जो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में तय कर रहा था, मोटर बेस बन रहे थे, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो गया था, जीडीपी ग्रोथ रेट अब पाकिस्तान का 6 के करीब चला गया था और पाकिस्तान खुशहाली की मनाजिल तय कर रहा था। उस वक्त आपको पता है मुल्क में खादें सस्ती मिलती थी, घी सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती मिलती थी, आटा सस्ता मिलता था, बिजली के रेट कम थे, सुई गैस के रेट कम थे। इन 3 साल के अंदर पाकिस्तान में मईशत के मैदान में एक क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। आज आम आदमी के मुंह से निवाला छीना जा चुका है। आज आप देख लें कि लोग गुर्बत और अफलास की वजह से खुदकशियां करने पे मजबूर हैं, अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हैं और पाकिस्तान के अगर हालात देखने तो वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं। आप अपने ही मीडिया हाउसेस के वो दोस्त हमारे जो कैमरा मैन है, जो बाकी लोग, उनसे पूछें कि जब वो अस्पतालों में जाते हैं तो वहां से सरकारी अस्पतालों में उनको अज्ञात की बजाय धक्के दिए जाते हैं। ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में उनके लिए अब आटा और अपने बच्चों को रोटी खिलाना भी मुमकिन नहीं रहा। ठीक है, ये तो सारे क्राइसिस हैं जिनका पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त सामना है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई है, जो महंगाई का तूफान है, जो हालात हैं वो इस वक्त बदतर हैं और जो पाकिस्तान की आवाम है वो इसमें शदीद पिसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी पीडीएम के अब क्या मुतालबात हैं हुकूमत से जो आप मनवाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीएम ने बड़ा क्लियरली कहा है कि फौरी तौर पर, क्योंकि ये एक धांधली ज़दा हुकूमत है, एक कठपुतलियों की हुकूमत है जो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए बल्कि मैंडेट चुरा के आए। और उसकी वादे मिसाल आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन में इनका सारा वो धांधली का सिस्टम एक्सपोज हुआ और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसका जजमेंट। अब हमारा मुतालबा ये है पीटीएम के प्लेटफॉर्म पे कि ये धांधली ज़दा हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करे, अपने आप को इक़्तिदार के ऐवानों से अलग करे। पाकिस्तान के मसाइल का हल एक ही है कि पाकिस्तान में मुनसफाना इलेक्शन करवाए जाएं। अच्छा। और इसका अजाला जो लोग इस हुकूमत को जिन्होंने इसको बनाने में जो इन कठपुतलियों को इक़्तिदार के वानों पे बैठाने, शफाफ इलेक्शन के लिए जो अभी ई वोटिंग की तजवीज सामने आ रही है उस पर भी एतराज रखा गया है पीडीएम की जानिब से। देखिए, ये आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो आरटीएस सिस्टम के जरिए चोरी किए गए थे। अब जो 2000 एक्सपेक्टेडली जो कि ये कठपुतली हुकूमत कहती है, 2023 के इलेक्शन जो है वो इस ईवीएम मशीन के जरिए करवाए जाएंगे। इस मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात से इज़हार किया। पूरी दुनिया में सिर्फ 8-7 ममालिक में ये इस्तेमाल होती है।
यूरोप के बेशुमार मालिक और बिलखसूस जर्मनी ने तो इसके खिलाफ लेजिस्लेशन के अपने आइन में शामिल किया कि ये वोटिंग मशीन इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकती। 2023 का इलेक्शन चुराने के लिए ये छू मंतर का और जादू का डिब्बा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से इनको पहले मतलब है कि वो इसमें तो बड़ी मतलब है कि ये तो ओपन बातें हुई जिसमें मतलब है कि हमारे कुछ ऐसे लोगों के मुख्तर हल्कों के नाम आए जिन्होंने इनको इनके इलेक्शन जितवाने में कामयाब किया था, और आजकल आपको पता है उसके बड़े चर्चे भी हैं कि उनको दोबारा ISI का सीट रखने के लिए भी कोशिशें की जा रही है। ठीक है गौहर साहब, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहें, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहें। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, इससे पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी अता ताडर साहब से भी और अली गौहर बलोच साहब आपको सुन पा रहे हैं, ऑनलाइन भी मौजूद है। मुझे बताइएगा कि क्या PDM अपने हुकूमत से मुतालबात पूरे करवा पाएगी या फिर नहीं? मंदोखेल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि PDM एक बार फिर से एक्टिव दिखाई दे रही है, हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करवा सकेगी? अच्छा ठीक है, मंदोखेल साहब की जानिब हम दोबारा बढ़ेंगे। गौहर साहब, आपकी जानिब में भी आ रही हूँ और इत्तलात जो सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जहां पर अहम मेल मुलाकातों का सिलसिला भी होने वाला है। तो जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, यकीनन आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे, क्या वो दुरुस्त हैं? जो सियासी दुश्मनों के दोस्त थे, क्या अब वो आपके दोस्त बनने जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि हमारा तो बड़े सिंपल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है कि वो लोग, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए हर पार्टी के लिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। हाँ, ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं कि जिनके इशारे मशहूर हैं, जिन्होंने हुकूमत बनाने में अपने जुर्म का बरमला इतराफ भी किया और उसका इजहार भी किया है दिनों में भी वो माने। हम तो ये कहते थे, आपको पता है कि पंजाब में बिल्कुल का मैंडेट चुराया गया था, उसमें जहांगीर तरीन साहब बड़े पेश थे और हम पसे पर्दा किसी से राब्ता, अगर आपके इशारे उस तरफ है उस पर यकीन नहीं रखते। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी आना है वो सामने वाले दरवाजे से आकर ठीक है और पर हम बरमला बात करें। हाँ, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, हाँ। लेकिन ये है कि हम पसे पर्दा बातें नहीं करना चाहते। सर, कोई अंदर की खबर है तो बता दें हमें इस हवाले से, क्योंकि खबरें तो बहुत गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से, क्या मुलाकात होने वाली है? देखिए, बात ये है कि अहम मुलाकात तो सियासत में हुई, हमारी मुद्दे हो रही है। ठीक है, ठीक है। जहांगीर तरीन साहब अगर सियासत में अपना चले रखना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपने जो उन्होंने सियासी जुर्म किए हैं उनका एतराफ करें और उसका अगाला करें और उसका कुफारा अदा करें, उसके बाद फिर बात हो। थैंक यू सो मच अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में, अब एक वक्फे का, ब्रेक का वक्त हुआ है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अनम कुछ गर्मा गर्म बना रही हैं आज आपकी फरमाइश पे। चलें जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आप चाहते हैं अगर कि आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरे, भरपूर एनर्जी में गुजरे और आप घर से निकलने के बाद किसी से लड़ाई वगैरह ना कर रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो अगर पेट पूजा की बात की जाए या नाश्ते की बात की जाए तो अंडे से बेहतरीन ग़िज़ा मैं नहीं समझती कि कोई हो सकती है। जितने मर्जी आप मल्टीविटामिन्स खा लें, जितनी मर्जी आप एनर्जी पिल्स ले लें, लेकिन जो ऑर्गेनिक फूड और अंडे में ताकत अल्लाह ने नेचर में रखी हुई है वो किसी आपको और चीज़ से नहीं मिलती है। तो इसलिए आज हमने इन सारी बातों को सोचते हुए खासकर उन मर्दों के लिए सेगमेंट डिज़ाइन किया है जो बैचलर्स हैं या हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं या वो बेचारे जिनकी बीवियाँ सुबह सुबह नहीं उठ पाती हैं। क्यों अनम? बिल्कुल सही। और इनको खुद नाश्ता बनाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा जी, उनके लिए आज हमने एक बड़ी इजी तरीके से जो है वो डिफरेंट तरह के, मतलब एक ही चीज़ से, जैसे एग्स और वेजिटेबल और चीज़ के साथ 2-3 तरह के हम लोग जो है आज उन मर्दों को ऑमलेट बनाना सिखाएंगे। क्योंकि एक एग एक वाहिद ऐसी चीज़ है, जैसे मैं हूँ पर्सनली, मुझे सुबह में नाश्ते में
जब तक मैं एग नहीं खाऊंगी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ। मैंने नाश्ता नहीं किया। अच्छा, और अंडा पराठा एक ऐसी चीज है जी। जिसका कोई नेबल बदल नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मैंने आप यहाँ पे देख रही होंगी कि मैंने 3 टाइप की ब्रेड रखी हुई है। एक ब्राउन ब्रेड रखी है, एक वाइट ब्रेड और एक थोड़े से पराठा जो है फ्रोजन पराठास है वो रखे हुए। अच्छा, आप इस साइड पे अगर आप देख रही होंगी तो ये जो इनिशियली सबसे पहला ऑमलेट पड़ा हुआ है ये चीज ऑमलेट है। दिखा दें जी, चीज ऑमलेट की शक्ल दिखाएं जरा। प्लेन ऑमलेट है। उसके साथ ये जो दूसरे वाला पड़ा है ये पाकिस्तानी चीज ऑमलेट है। ओके। तो अब हम जो है नबिया पहले इसकी रेसिपी शेयर कर दूं या पहले जो मैं एक बना रही थी वो बना जो लेते आप बना रही हैं पहले हम वो शेयर करते हैं। अच्छा जी। तो अब जो मर्द हजरात हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अब वो ये कह सकेंगे कि उनको अंडा उबालने के साथ साथ ऑमलेट बनाना भी अनम ने सिखा दिया है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये 3 एग ऑमलेट हम बना रहे हैं। 3 एग ऑमलेट जो है इंटरनेशनली भी आप किसी भी होटल में जब जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो इंटरनेशनली आपको 3 एग ऑमलेट मिलता है। तो हम 3 एग ऑमलेट बना रहे हैं। उसके अंदर जाएगा अनियन, टमेटोज, ग्रीन चिली और थोड़ा सा मैं कोरिएंडर ऐड करूंगी सिर्फ फ्लेवर एनहांस करने के लिए। और उसमें नमक जाएगा और लाल मिर्च पाउडर जाएगा और स्लाइट सी मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूंगी। अच्छा, जो स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर किसी मेल हजरात को पसंद है ज़रा स्पाइसी तो वो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये 3 एग ऑमलेट के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा अनियन। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा टमेटोज जो कि मैंने आपको देख रही होंगी कि छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हुए हैं। अच्छा, हरी मिर्च नहीं आपने ऐड की? मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड करूंगी। ओके, हरी मिर्च बीच निकाल के अगर आप ऐड कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये आपको पता नहीं कि अगर कोई मिर्च स्पाइसी होगी तो फिर आपकी ऑमलेट काफी स्पाइसी हो सकती है। ये 1 से 2 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा जो है मैं ये अनियन जो है इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट ही डालेंगे जितना आपको सही लगता है हस्बे जायका, सिंपल। उसके बाद हम इसको करेंगे बीट। अच्छा, इसी पोजीशन के अंदर कुछ लोगों को पसंद होता है चीज बिल्कुल अंदर डालना। अच्छा। या कुछ लोगों को पसंद है कि ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। हाँ, ऊपर स्प्रिंकल कर दे। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली चीज के स्लाइसेस जो उसको क्यूब्स में कट करके आप डाल सकते हैं। अदर देन जो है आप जब उसको फोल्ड करके रखेंगे तब भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है और अब ये इसके अंदर जाएगा ऑमलेट। अच्छा, पैन अच्छा होना बहुत जरूरी है। पैन अच्छा होना जरूरी है। ऑमलेट के लिए नॉन स्टिक पैन ही बेस्ट है। नॉन स्टिक प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने ऑमलेट बनाना है हमेशा छोटे पैन में बनाना है। छोटे पैन में, हाँ। छोटे पैन में क्या होता है कि ऑमलेट बड़ा फ्लफी बनता है और प्लस ये होता है कि आपके पास वो जो टूटने के चांसेस होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे माहिर हैं इस मामले में तो आप उड़ाते भी फिरे, वापस इसी में लेके आना है। तो कहीं अच्छा, अब मैं आपको इसके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये सिंपल चीज़ ऑमलेट है। इसमें मैंने 3 एग ऑमलेट है ये। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल था, उसको कुक किया है। कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड किया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। हाँ जी, चीज़ की आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद पाकिस्तानी चीज़ ऑमलेट है। इसमें अनियंस, टमेटोज, ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट है। और साथ में मैंने जब इसको फोल्ड किया था तब मैंने इसके अंदर जो है वो चीज़ ऐड की थी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप ऑमलेट बनाएं तो जब जो एक्सेस एग होता है आप उसको साइड की तरफ निकाल दें और सेंटर में जो है आप क्लाउड्स बना लें। उससे क्या होता है कि ऑमलेट जो है एक तो कुक भी बड़ी अच्छी तरीके से फ्लफी भी हो जाता है और प्लस सारी तरफ से अच्छी तरीके से कुक हो जाता है जी। तो ये देखें अब ये अच्छा सा जो है कुक हो गया। अच्छा नविया, इसके साथ जो है एग्स के अंदर जैसे कि बड़ी हम वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव में कभी आपने अनम ऑमलेट रख के उसको? अच्छा, माइक्रोवेव का ऑमलेट बनता अच्छा है, बहुत सॉफ्ट बनता है। बट एक चीज़ जो उसमें वेस्ट हो जाती है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है। अच्छा, या तो वो ड्राई हो जाता है या अगर थोड़ा सा हीट, क्योंकि हर ओवन की डिफरेंट, माइक्रोवेव की डिफरेंट होती है, या फिर बहुत थोड़ा सा जूसी या वाटरी हो जाता है या ठीक से कुक नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ऑमलेट जो है ना, जब आप नीचे वाली लेयर को ऐसे कुक कर लेते हैं ना, उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर को अगर कुक करना हो ना तो वो बेस्ट है कि आप उसको अवन में कुक करें। अवन में क्या होता है कि जब उसको ऊपर वाली हीट मिलती है ऑमलेट को, उससे क्या होता है ऑमलेट अंदर तक फुल कुक हो जाता है, प्लस जो राइस बहुत अच्छा ऑमलेट होता है। अच्छा अमन, ये हम माइक्रोवेव वाला भी वैसे ऑमलेट किसी दिन ट्राई करवाएंगे जी। उसमें हम कुछ चीजें वगैरह स्प्रिंकल करके भी रख सकते हैं, ट्राई करवा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बड़ा आसान रहेगा मर्द हजरात के लिए, बहुत आसान रहेगा। और प्लस सबसे जो है मैं ये कहूँगी कि ऑमलेट में आप
जितनी मर्जी वेरिएशन चाहें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पोटैटोज़ को बॉईल करके रखा है और आपने सबसे पहले पैन में पोटैटोज़ को थोड़ा सा वो स्टर कर लिया है, सॉसेजेस बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। जब वो अच्छी तरीके कुक हो जाए उसके ऊपर आप जो है ऑमलेट का बैटर डाल दें। मतलब साल्मन फिश ऐड कर सकते हैं, साल्मन फिश ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो चिकन मिन्स ऐड कर सकते हैं। आपके पास बहुत मतलब options हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। एंड इट्स अ प्रॉपर मील, तो इसको एंजॉय करें भाई, पूरा बिल्कुल। दिन आपने इस पे रहना होता है। तो ये अच्छा। मतलब रेडी है, बस ये और एक आध मिनट में जो है हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी ऑमलेट का जिक्र करें तो हम इसमें थोड़ा सा अगर जीरा भी ऐड कर सकते हैं। जीरा भी ऐड कर सकते हैं। वो अच्छा, मर्जी मुझे है। हल्दी का फ्लेवर बड़ा बस अच्छा गरम लगता है। मसाला ऐड ना गरम करें, मसाला वो उसके अलावा जो मर्जी ऐड तो कर बिल्कुल लें। गरम मसाला जो है वो आपने नहीं डालना। हाँ। अदर देन मुझे हल्दी का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। स्लाइट सी हल्दी का वो कहते हैं ना, आप एक टिंच डाल दें तो वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो इन बिटवीन जो है मैं ज़रा थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। ये आप अभी किस चीज़ की गार्निशिंग कर रही हैं? ये मैं हरे धनिया के हरे साथ धनिया थोड़ी की सी- गार्निशिंग हो रही है। हाँ। तो बस ये जो है हमारा ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी हो है, चुका है। बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको भी हम जो निकाल लेते हैं। जबरदस्त। और इसी को अगर हमने चीज़ ऑमलेट करना है तो हमने इसमें तो चीज़ इसके ऐड अंदर कर जो है देनी हमने चीज़ ऐड कर देनी है। ठीक है। और चीज़ स्लाइस भी मिलते हैं बाजार चीज़ से। स्लाइसेस भी मिल सकते हैं। अदर देन जो है आपके पास अगर बॉक्स ब्लॉक अवेलेबल है हाँ। तो उसके भी पतले पतले आप स्ट्रिप्स काट लें तो इजीली ये जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। चलें, ज़बरदस्त। और सर्विंग के लिए आपने ब्रेड अनम कौन सी रखी है? ब्रेड मैंने ब्रांड ब्रेड रखी है, व्हाइट ब्रेड रखी है और पराठे रखे हैं। ज़बरदस्त। अनम, कल आप क्या रेसिपी लेकर आने वाली हैं? audience कल के हम लिए? इंशाल्लाह कुछ मीठा होने वाला है? मीठा होगा रूह अफ़ज़ा के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त अच्छा, किस्म का। डिश डिसाइड अभी हम करेंगे। बिल्कुल डिसाइड। ज़बरदस्त। तो जनाब, ये अनम ने जो है वो आज देसी नाश्ता जो है वो आप तमाम अपने भाइयों के लिए और मर्द हजरात जितने प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स दी हैं। तो आई होप सो कि आप ट्राई करेंगे और फीडबैक भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।